नमस्कार मित्र मी राजेश कोचरेकर आणि आपण पाहताय आपलं आवडतं न्यूज पोर्टल टाइम महाराष्ट्र. मित्र आपल्या या चॅनेलवरून नेहमी राजकीय भविष्य करणारे आणि आपल्याला वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या अ, ग्रहांच्या आणि ग्रहांच्या स्थितीचं आकलन करून देणारे किंवा अवलोकन करून देणारे पंडित राजकुमार शर्मा आता आपल्या बरोबर आहेत. पंडितजी आपलं खूप खूप स्वागत. आणि पंडितजींना आपण असा प्रश्न विचारणार आहोत ज्या प्रश्नाकडे संपूर्ण देशाचं आणि राज्याचंही लक्ष लागलेलं आहे. शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस मधल्या कार्यकर्त्यांचं लक्ष लागलेलं आहे. तो प्रश्न आहे, पंडितजी, महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री कोण होणार? देखिए, सीधा बात करते हैं, मतलब कि आप सबका आभार भी प्रकट कर देता हूं कि आपने लाखों की तादाद पर हमको सद्भावना दिखाई, आपका प्रेम दिखाया। मेरा और राजेश जी के जितने कार्यक्रम हैं उसमें लाखों लोगों ने उसको देखा और सराहा। कुछ लोगों की प्रशंसा आलोचना के माध्यम से भी हुई, उस उनका भी आभार। एटलीस्ट आप देखते तो हैं हमको। और अब जो इन्होंने सवाल किया है ये बहुत ही पेचीदा है। आज महाराष्ट्र की अस्मिता का सवाल है। देखिए, महायुति को जो सीटें मिली हैं ये उनकी भी कल्पना से परे की सीटें हैं, ये तो आप भी मानते हैं। जिस तरह से शरद पवार जी की पार्टी का और उद्धव जी की पार्टी का और कांग्रेस का प्रदर्शन रहा, वो बहुत ही कमजोर रहा। 10, 16, 20, बीजेपी 132, शिंदे 57 और 41। तो मतलब बहुत ही अच्छा महायुति का। और जिस तरह लाडली बहना या बाकी के जो किसानों के लिए जो कल्याणकारी कार्यक्रम किए गए, वो महायुति के लिए बहुत ही उत्तम रहे। आज का जो सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए है कि इस वक्त रशाकशी चल रही है और 30 तारीख तक इसका फैसला होगा। कल डेफिनेटली नरेंद्र मोदी जो है वो पंचांग और मुहूर्त को देखते हैं। कल एकादशी है। कल हो सकता है वो लोग आपस में इस विषय के ऊपर बात कर कर 30 तारीख तक, जो मुझे दिखता है कि 2 तारीख की शपथ विधि हो सकती है, जो मैंने कैलकुलेशन किया है। और अब अगर हम बात करें कौन होगा मुख्यमंत्री, तो सबसे पहले बात करते हैं जिसने सबसे ज्यादा संघर्ष किया। संघर्ष तो दोनों नेताओं ने किया, मगर भारतीय जनता पार्टी 125 से 133 तक, 132 तक चली जाती है। एक नाथ शिंदे जो है वो 57 पर चले जाते हैं। दोनों नेताओं ने कदम से कदम मिलाकर महायुति को, साथ में अजीत पवार साहब ने कदम से कदम मिलाकर जो कार्य किया, उसके लिए उनकी सराहना करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस की। 22/7/1970, 10:29, नागपुर, कुंभ राशि। मित्रों, एक बात ध्यान से सुनिए, कुंभ राशि के ऊपर आज भी साढ़े सती चल रही है। दूसरा ढैया चल रहा है। गौतम अडानी के ऊपर भी कुंभ राशि है, उनकी भी साढ़े सती चल रही है और तरह तरह के प्रहार उनके ऊपर होते जा रहे हैं, आपने देखा होगा। मगर देवेंद्र फडणवीस कार्यशील, कर्मशील, क्योंकि शनि जो है वो कर्म फल दाता है, कर्म का हिसाब किताब देता है। अच्छे काम, लोगों की मदद, अपने लोगों को प्रेम करना, शनि बहुत ही प्रसन्न होता है। तो साढ़े सती में भी इतना बड़ा परिश्रम करने के बाद देवेंद्र फडणवीस जो है वो इतनी बड़ी सफलता पा जाते हैं। और उसके बाद आज की अगर बात करें तो 2019 से लेकर अब तक मैं और कोचरेकर साहब ने बहुत बार आपके समक्ष टाइम महाराष्ट्र के माध्यम से रखा कि उनकी केतु की महादशा चल रही है। 21/3/2019 में उनकी केतु की महादशा शुरू हुई। उन्होंने अजीत पवार के साथ में एक दिन के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद में रेल हो गया। उसके बाद 2022 में इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने भविष्यवाणी की थी कि एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे। तो देवेंद्र फडणवीस को फिर उप मुख्यमंत्री के नाम का ही गुजारा करना पड़ा, ऐसा समझ लीजिए। उप मुख्यमंत्री बने, मगर तब भी सत्ता में उनकी पैठ आज तक रही। अब उनकी कुंडली में केतु की महादशा जो चल रही है, केतु की महादशा में लास्ट जो है पड़ाव जो है वो गुरु का चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वातावरण उनके पक्ष में जरूर जा रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री पद के लिए आज भी अगर हम पॉलिटिकल एनालाइज करें तो एक देवेंद्र फडणवीस ही सामने आते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि 80% संघर्ष महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का झंडा इतना बड़ा बुलंद करना, और अगर 15 सीटें और ले जाते तो उनको किसी की जरूरत ही ना पड़ती शायद। मगर आज क्योंकि राजनीतिक धर्म पालने के लिए एक नाथ शिंदे और अजीत पवार उनके साथ हैं और उनके साथ रहेंगे, इसलिए
शरद अगर उसके सामने अगर एकनाथ की कुंडली का अध्ययन करें तो उनकी कुंडली 9/2/1964, एकनाथ संभाजी शिंदे और देवेंद्र गंगाधर फडणवीस। तो एकनाथ शिंदे की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो उनकी राहु की महादशा चल रही है। आपको याद होगा कि मैं बार बार इस बात की भविष्यवाणी दोहराता हूं कि मैंने 2004 में भविष्यवाणी की थी कि मनमोहन सिंह राहु की महादशा में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे, और शिंदे की कुंडली में भी देख देख कर बार बार बोला था कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे। 2019 में तो उनके साथ क्या हुआ पूरी दुनिया को पता है। 2022 में राहु ने फिर उनको समर्थन किया और वो मुख्यमंत्री बने, और महाराष्ट्र में हर आदमी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब बात करते हैं उनकी कुंडली की, तो शनि उत्तम। देखिए मित्रों, शनि उत्तम का मतलब ये है कि डेफिनेटली आपको कलयुग में शनि और राहु केतु और शुक्र जो है उत्तम फल की प्राप्ति करते हैं, उत्तम फल की। और इस वक्त उनकी राहु की महादशा में शुक्र चल रहा है। शुक्र, राहु, केतु और शनि, ये चारों दैत्य ग्रह ये अगर प्रसन्न है तो आपको माला माल कर देते हैं। उसके बाद भाग्य जायते सर्वदा न पुरुषम न कौशलम। आज भी मैं ये कह सकता हूं कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीएमसी इलेक्शन तक भारतीय जनता पार्टी संधि दे सकती है। याद रखें इस बात का। मैंने अपने ट्विटर के ऊपर साफ साफ लिखा है कि देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे, इन दोनों में से एक व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा। मगर अगर कार्यशीलता को देखा जाए, कुंडली को देखा जाए, तो एकनाथ शिंदे के चांसेस डेफिनेटली 51 है और देवेंद्र के 49 है। पंडित जी, जहां तक राहु की महादशा और केतु की महादशा, इन दोनों की अगर हम तुलना करते हैं तो क्या किसी एक व्यक्ति के लिए सबसे कारगर क्या साबित हो सकता देखिए राहु और केतु जो है ना, है? वो जब समुद्र मंथन हुआ, हमारे दर्शकों को पता भी होगा, तब राहु ने क्या किया, अमृत का सेवन करने का प्रयत्न किया। अमृत उसके गले में यहां पर आ गया, उसी वक्त भगवान विष्णु ने उसका गला काट दिया। क्योंकि अगर उसको, वो तो राक्षस था, अगर वो अमृत पी जाता तो डेफिनेटली वो अमृत तो हो जाता। फिर दैत्यों और देवों में जो लड़ाई होती, देव हमेशा हारते। इसलिए भगवान ने उसी वक्त उसका गला काट दिया, और गले को हम राहु कहते हैं और उसके शरीर को केतु कहते हैं। इसलिए वो दोनों एक ही हैं, मगर राहु शंका का ग्रह है। एकनाथ को मिलते मिलते चीजें रह जाती रही, आपने देखा होगा। 19 में तो ऐसा ही हुआ जी। दुनिया भर, और मैं भी भविष्यवाणी कर रहा था कि एकनाथ शिंदे अगले मुख्यमंत्री होंगे। आज की अगर परिस्थिति की बात करें तो राहु और शुक्र, शुक्र क्या है, हे मुकुंद मृणालाभम दैत्य नाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्ता नाम तम भार्गव प्रणमामि। शुक्र की अंतरदशा राहु में तो महाराज योग का निर्माण करती। और यहां तक देवेंद्र की कुंडली की बात करें तो केतु में कहीं ना कहीं जो आखिरी पड़ाव है, देखिए केतु भी जाते हुए कहीं ना कहीं राजयोग और जैकपॉट देता है। मगर कुछ लोगों की कुंडली में ग्रह दशा के प्रभाव कम होते हैं क्योंकि उनके कर्म बड़े अच्छे होते हैं। लक्ष्मी भी कर्म फलदायिनी है, और शनि भी कर्म फल दाता है। जैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी, 9 दिनों का पानी के ऊपर उपवास, अच्छे काम करने के लिए हर वक्त भागते रहना। तो कहीं ना कहीं मैं 51-49 की जो रेशो बताई है, इसमें डेफिनेटली एकनाथ से ज्यादा सक्षम, ज्यादा सीटें लेकर जाने वाला तो मैं पॉलिटिकल प्रेडिक्शन, मतलब विश्लेषण नहीं करता हूं, तो देवेंद्र फडणवीस। मगर तब भी क्योंकि अगली प्रणाली, अगले वातावरण को देखते हुए और एकनाथ की कुंडली को देखते हुए 15-10-2026 तक शुक्र की अंतर्दशा है। पंडित जी, नहीं, मुझे एक समझाइए कि अगर 10 अंक है तो 10 अंक में ये दोनों नेताओं की कुंडली को अगर आपको अंक देने हैं तो देवेंद्र जी के कुंडली को आप अच्छे अंक देंगे या एकनाथ जी के? एकनाथ जी। मित्र, आपण पाहिलं असेल, अगदी स्पष्ट आणि थेट अचूक बोलण्यासाठी पंडित राजकुमार शर्मा ओळखले जातात आणि टाइम महाराष्ट्राचा हा नेहमी प्रयत्न आहे की जे बोलायचं ते अचूक, थेट आणि बिनधास्त त्यांच्या आकलनानुसार, त्यांच्या अभ्यासानुसार त्यांचं म्हणणं असं आहे, राज्याचा मुख्यमंत्री व्हायला किंवा होण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांना वातावरण अनुकूल आहे. पंडित जी, आता आपल्याला लगेच दोघाला आहे, दोघांनाही आहे, दोघाला पण सर्वात जास्त एकनाथ शिंदे. एकनाथ शिंदेला 51 आहे आणि देवेंद्रला 49 आहे, इन स्पाइट ऑफ मेनी सीट्स.
क्योंकि यहाँ पर तो कप धोते हुए आदमी चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है और एक नाथ रिक्शा चलाते हुए सीएम बन जाता है। ग्रहों की दशा की बात कर रहा हूं मैं, मगर पब्लिकली तो दुनिया आज भी ये बोल रही है कि, और यहाँ पर लोगों का एक और शंका बताई जा रही है कि देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर वहां ले जाया जा। मी आता त्याच प्रश्नाकडे येणार आहे. राष्ट्रीय राजकारणामध्ये किंवा राजकारणाच्या अत्युच्च शिखराकडे जाण्यासाठी देवेंद्र फडणवीसांची कुंडली नेमकं काय सांगते? त्यांना कधी कधी आम्ही माध्यमांमधले लोक, पक्षामधले लोक हे नरेंद्र मोदींचा राजकीय वारसदार म्हणून बघतात. दुसरीकडे अमित शहाबरोबर त्यांची असलेली खटपट ही काही लपून राहिलेली नाहीये. अशा परिस्थितीमध्ये जी काही त्यांची खटपट आहे, याच्या पलीकडे जाऊन देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय पातळीवर एक यशस्वी नेता म्हणून येताना तुम्हाला कुंडलीत दिसतायत का? 15 नवंबर 2024 को शनिदेव मार्गी हुए हैं और 10 नवंबर 2024 को केतु ने अपना नक्षत्र बदला है। ये सबको पता है, जितने लोग ज्योतिष में थोड़ा बहुत ही ज्ञान रखते हैं। तो 15 नवंबर 2024 से देवेंद्र फडणवीस की कुंडली में एक कुछ ऐसे ग्रहों का निर्माण हो रहा है कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और आगे, और ये रहेगा 25/4/2025 तक डेफिनेटली उनको एक बहुत बड़ी पदवी राष्ट्रीय स्तर पर मिल सकती है। वो भारतीय जनता पार्टी के जो ऐसा कह लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, नहीं बनते हैं तो दिसंबर 2025 तक डेफिनेटली बन सकते हैं। और मित्रों, मैं ये बार बार कहता आया हूं कि 2025 तक जैसे ही उसकी शुक्र की महादशा शुरू होती है, जो 20/3/2026 से शुरू होगी, 20/3/2026 से लेकर 20/3/2032 तक एक ऐसा समय आ सकता है कि यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस इस देश के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर बनते हुए दिखाई देंगे। और एक बात ध्यान रखिए, मैंने 26/12 यानी दिसंबर का एक ऐसा कुंडली का अध्ययन किया है जिनका नाम था माननीय अटल बिहारी वाजपेयी। जब हम अटल जी की कुंडली को देखते हैं, देवेंद्र की कुंडली को देखते हैं, संघर्ष, सच्चाई और कार्यशीलता, अनुशासन, वो देवेंद्र में अटल जी जैसा दिखाई देता है। आगे आने वाले दिनों में देवेंद्र फडणवीस इस देश का अटल बिहारी वाजपेयी बनते हुए दिखाई देता है। इस बात को भूलना नहीं, ये भविष्यवाणी रिकॉर्ड करके रखना, क्योंकि 26 से लेकर 46 तक तो उसके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने के पूरे पूरे योग दिखाई देते हैं। डेफिनेटली अगले साल दिसंबर से पहले पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उनकी काबिलियत को देखकर दिल्ली बुला सकते हैं। पंडितजी, आता आणखी एक प्रश्न महत्वाचा महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या दृष्टीने, तो म्हणजे दोन्ही ठाकरे बंधूंना या निवडणुकीमध्ये अपयश आलेलं आहे. आता मातोश्रीवर एक बैठक झाली आणि त्या बैठकीमध्ये दोन्ही जे हाऊस आहेत, म्हणजे लोअर हाऊस आणि अप्पर हाऊस, विधानसभा आणि विधान परिषद, या दोन्ही सभागृहांचा नेता म्हणून आदित्य ठाकरे यांची निवड करण्यात आलेली आहे. आदित्य ठाकरे, त्यांचे वडील उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे चुलते किंवा त्यांचे काका राज ठाकरे, म्हणजे एकूणच ठाकरे परिवाराच्या बाबतीत येणाऱ्या दिवसांमध्ये काय होणार आहे, संक्षिप्त स्वरूपात? देखिए, उद्धव साहब की कुंडली में अभी गुरु की महादशा चल रही है। गुरु की महादशा जो है इस वक्त उनकी कुंडली में चल रही है, और गुरु में इस वक्त उनकी कुंडली में शुक्र चल रहा है। शुक्र दैत्य है और गुरु देव है, तो ये ग्रहण योग का निर्माण हुआ है, जिसकी वजह से उनको कम से कम सीटों के साथ समझौता करना पड़ा। अब अगर आपने सवाल किया है कि क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इकट्ठे हो सकते हैं, आपने यही ऐसा ही कुछ सवाल। हाँ, मतलब उनका क्या होगा आने वाले, क्योंकि राज ठाकरे को तो एक भी सीट नहीं मिली है। उनके उनके जो बेटे हैं, उनको इतनी करारी हार लेनी पड़ी है कि मतलब ना पूछे तो सही है। देखिए, राज ठाकरे की मकर राशि है और मकर राशि पर साढ़े सती का आखिरी प्रभाव चल रहा है। उनको बेशक कोई सीट नहीं मिली है, मुझे नहीं मालूम कि उनके एमएलएस को कितनी मतों से हार मिली है, पर डेफिनेटली एक बात पक्की है कि मार्च 2025 के बाद मकर राशि पे साढ़े सती खत्म हो जाएगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और राज ठाकरे डेफिनेटली एक बार फिर
चमकते हुए आपको सामने नजर आएंगे। पंडितजी काय सांगताय तुम्ही? आता तर आज मुंबईतल्या आणि देशातल्या सगळ्या वर्तमानपत्रांमध्ये त्यांचा पक्ष राहणार की नाही, त्यांची निशाणी राहणार की नाही, त्यांचं नाव राहणार की नाही, याच्याबद्दल बातम्या येत आहेत. आणि त्यांचा एकही आमदार निवडून न आल्यामुळे त्यांचं चिन्ह, नाव आणि पक्ष हा सुद्धा आता जवळपास त्यांचं दुकान बंद करायला लागेल, अशा पद्धतीचं चित्र दिसतंय. तुमची कुंडली काय सांगते? देखो, पत्रों में, वृत्त पत्रों में और चैनलों के ऊपर क्या आ रहा है मैंने कभी नहीं देखा। मैंने अपनी भविष्यवाणी करने के बाद भी मैंने कभी चैनल के ऊपर नहीं सुनी, चाहे वो आपका चैनल है या जय महाराष्ट्र। जो मैंने यहाँ बैठकर बोल दिया वो बाबा के लिए, बाबा के वचनों के सिवा कुछ नहीं होता, मैं ये समझता हूँ। बाबा के वचन है ये, और 14/6/1968 राज ठाकरे की कुंडली है, मकर राशि है उनका। मुझे कहीं नहीं लगता कि उनकी दुकान बंद हो सकती है, उनकी उनकी पार्टी खत्म हो सकती है, कुछ नहीं लगता कहीं भी। आगे आने वाले दिनों में बीएमसी इलेक्शन है, वहां दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। डेफिनेटली राज ठाकरे पिछले 7 सालों से साढ़े सती के माध्यम से गुजर रहे हैं। उनके पुत्र को भी, वो भी बीमार हुए, वो खुद भी उनका ऑपरेशन हुआ, और उनकी धर्मपत्नी को भी, अगर आपको याद होगा कि एक छोटा सा एक्सीडेंट उसका भी हुआ था। शनि की महादशा राज ठाकरे साहब की चल रही है। शनि उनका राशि अधिपति है, लग्नाधिपति है, जिसके कारण मैं आज भी ये बात महसूस करता हूं कि राज ठाकरे कहीं ना कहीं किसी न किसी गठबंधन में फिट होते हुए दिखाई देंगे, और आगे आने वाले अप्रैल 2025 के बाद कोई ना कोई किसी न किसी तरह से अपने आप को प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा होते हुए दिखाई देंगे। पंडितजी, दोन असे तरुण आहेत की ज्यांच्या बाबतीत वेगवेगळे तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. एक सर्वाधिक नाव चर्चेत होतं ते म्हणजे आदित्य उद्धव ठाकरेंचं, आणि दुसरं डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदेचं. या दोघांचेही वडील, एकाचे वडील मुख्यमंत्री होते आणि आता एकाचे वडील मुख्यमंत्री आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकारणात जर एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री पदी राहता आलं नाही कुठल्या ना कुठल्या कारणाने, तर श्रीकांत शिंदे हे राज्याच्या राजकारणात येणार का? आणि आदित्य ठाकरे हे मोठं राजकारण किंवा मोठी राजनीती करू शकणार का? पहिल्यांदा श्रीकांत पहले शिंदे. बात करते हैं श्रीकांत की। श्रीकांत की डेट ऑफ बर्थ है 4 फरवरी 1987, 87। बुधवार को जन्म हुआ, मेष राशि है। शिक्षा के माध्यम से वो एमबीबीएस डॉक्टर हैं। और अगर हम बात करें कर्क लगन, कर्क लगन आदरणीय जवाहरलाल नेहरू से लेकर ओबामा तक कर्क लगन के लोग हैं। ध्यान रखिए इस विषय को। अच्छा हुआ आपने श्रीकांत की बात छेड़ी आज। उनको अपनी, एक तो उनका छठे घर में बैठा हुआ शुक्र, उनको बहुत सेहत का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा भाई आपको। बेटा, शुक्र छठे घर में कोई ना कभी बहुत अचानक कोई ना कोई ऐसा रोग दे देता है, क्योंकि छठे घर में शुक्र निष्ठ होता है। मगर अगर राजनीति की बात करें तो राहुल गांधी भी कर्क लगन के हैं, सॉरी सोनिया गांधी भी कर्क लगन के हैं। आप ध्यान रखिए, कर्क लगन के लोग पूरे विश्व में कम से कम 2 लाख कुंडलियां हैं मेरे पास। 2 लाख में 1.5 लाख कुंडलियां कर्क लगन या कर्क राशि की होती हैं। इसलिए राजनीति आपके बाय डिफॉल्ट आपको मिली हुई है, कुंडली के माध्यम से भी। इसलिए आपने एक सवाल किया, क्या ये राज्य की राजनीति में आ सकते हैं? चंद्रमा की महादशा 17/12/2015 से 17/12/2025 तक श्रीकांत की कुंडली में लगी हुई है। श्रीकांत को फॉरेन मिनिस्टर बनने के योग बनेंगे। राज्य की राजनीति में ये नहीं आ पाएंगे। श्रीकांत की कुंडली में फॉरेन मिनिस्टर, उड्डयन मंत्री, क्या बोलते हैं उसको, नागरी उड्डयन मंत्री, नागरी उड्डयन मंत्री, यानी कि सिविल एविएशन मिनिस्टर, सिविल एविएशन मिनिस्टर 16/12/2, क्योंकि चंद्रमा उड़ाता है, चंद्रमा विदेश लेकर जाता है। यहाँ कोई ऐसा डिपार्टमेंट उनको वहां पे मिलेगा जिसकी वजह से उनको विदेशों में जाकर भारत का सम्मान, भारत का गौरव बढ़ाना पड़ेगा। और ये पक्का मैं बोलता हूं आपको, 25/4/2025 के बाद 25/4/2026 के बीच में होता हुआ दिखाई देता है। उनको कोई ऐसी पोस्ट मिलेगी। आप भी टाइम महाराष्ट्र का चैनल बार बार देखो, क्योंकि पंडित जी ने ये बात बोली थी। मगर महाराष्ट्र में उनको मुझे कहीं भी दिखाई नहीं देता कि उनको कोई आगे आने वाले दिनों, क्योंकि वो राष्ट्रीय नेता बनते हुए दिखाई दे, और अच्छे बड़े
पहले 5 नेताओं में। लेकिन पंडित जी उनकी कुंडली के आधार पर कई सारे उनके जो आलोचक है या जो भी अ, विपक्ष के नेता है वो उनके गुस्से वाले स्वभाव को या उनके बेकाबू होने को लेकर चिंतित होते हैं या उसके ऊपर टिप्पणी करते रहते हैं. तो कुंडली के आधार पर क्या राजनीती में रहने वाले लोग जो है राजकारणात असणाऱ्या लोकांना या सगळ्या गोष्टींची काळजी घ्यावी लागते हे जरी खरं असलं तरी कुंडली नेमकं काय सांगते? मंगल के साथ राहु और गुरु के साथ राहु चांडाल योग बनाता है, इसलिए इनको 110% हर साल चांडाल योग निवारण पूजा करनी चाहिए। नंबर 1 मंगल और मेष राशि का स्वामी मंगल है, इनकी राशि मेष है। मंगल इनका उत्तम जरूर है, बाला साहब का मंगल उत्तम ना होता तो वो शिवसेना खड़ी ना कर पाते, इसलिए इनका मंगल बुरा नहीं है। वो 9वें घर में भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है, वो 10वें घर को देख रहा है जिसका वो स्वामी है, इसलिए मंगल इनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नेता बनाने में सक्षम होगा। अब बात करते हैं ना कि वो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इरिटेशन, ईगो कर्क लगन वालों को होती है, वो अभी कुछ बोलेंगे कल को कुछ बोलेंगे। आज शाम नॉट ओनली देयर, अपनी पत्नी के साथ में भी उनका छोटा मोटा वाद विवाद होता रहता है, इसलिए मैं आपको यही सुजेशन दूंगा कि एक अच्छी क्वालिटी का, बहुत अच्छी क्वालिटी का एक बसरा पल, ये उंगली में आप पहनिए बसरा पल। और बसरा पल इधर कम मिलता है मगर आपके संपर्क हैं, आपको आराम से मिलेगा। 5 कैरेट का बसरा पल पहन लीजिए और इस उंगली में आप अच्छी क्वालिटी का पुष्कराज पहनिए। ये 2 कॉम्बिनेशन आपके जीवन में राजयोग बना रहे हैं और तैयार हो जाइए आदरणीय नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर देश का संचालन करने के लिए। श्रीकांत आपकी कुंडली वर्गोत्तम है। कर्क लगन तो आपके पिताजी का भी नहीं है। कर्क लगन मिलना, पूर्व जन्म में बहुत बड़े बड़े बलिदान किए हों तो कर्क लगन मिलता है, इसलिए आई एम वेरी बुलिश ऑन योर होरोस्कोप। चंद्रमा की महादशा के बाद मंगल की महादशा लगेगी 16/12/2025, 16/12/2032। आपके पिताजी यूडी मिनिस्टर रहे हैं, हो सकता केंद्र में आपको भी एक ऐसी मिनिस्ट्री मिले अगले 5 से 7 सालों में जिसका लैंड के साथ में, घरों के साथ में, कंस्ट्रक्शन के साथ में, या जैसे नितिन गडकरी साहब हैं ऐसा कुछ ना कुछ संबंध रहे। पंडित जी आदित्य ठाकरे, मगर सेहत को इग्नोर नहीं कर सकते आप। आदित्य ठाकरे की कुंडली में गुरु की महादशा लगी हुई है। एक बात ध्यान रखें, आदित्य ठाकरे जो उद्धव ठाकरे नहीं कर पाए, आदित्य ठाकरे करने में सक्षम हो जाएंगे आगे आने वाले। लोग उनसे जुड़ेंगे, लोग उनसे प्यार करेंगे। यह समय ही खराब है। देखिए ऐसा होता है कि जब हम कुंडली बनाते हैं, उसकी गणना करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो मुख्य जो आज शिवसेना प्रमुख कौन है, उद्धव बाला साहब ठाकरे, उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं। आदित्य ठाकरे तो आज अगर हम बात करते हैं तो आदित्य ठाकरे इज वन ऑफ द एमएलए, सो उनकी कुंडली का अध्ययन भी साथ में किया जाता है क्योंकि पुत्र है वो। मगर आज की बात की अगर ग्रह दशा अच्छी नहीं होती, वो भी अमित ठाकरे की तरह हार जाते जी। उनकी कुंडली में 2032 तक बहुत अच्छे दिन है, वो डेफिनेटली शिवसेना को पुनर्संगठित करके एक नई दिशा दिखाते हुए नजर आएगा। पंडित जी आणखी एक कुटुंब महाराष्ट्रातलं शरद पवार आणि अजित पवार हे एकत्र येणार का याच्याकडे हजारो कार्यकर्त्यांचे डोळे लागलेले आहेत. काही लोक असं म्हणतायत की कुठल्याही क्षणी शरद पवार एखादा असा निर्णय घेतील आणि महाराष्ट्राचं राजकारण बदलून जाईल. ते अजित पवारांना नजरेसमोर ठेवून किंवा त्यांच्या कुंडलीला नजरेसमोर ठेवून तुम्हाला काय वाटतंय संक्षिप्त स्वरूपात? 12/12/1940 शरद पवार की कुंडली में मेष राशि है और शरद पवार साहब की कुंडली का जब हम अध्ययन आपके शो के माध्यम से 3 चीजें मैं आपको बताना रिमाइंड करना चाहता हूं दर्शकों कि जब मैं शरद पवार साहब की कुंडली का अध्ययन करता था, आपको मैं ये बोलता था कि अब शरद पवार साहब की कुंडली में या राजनीति में उनकी चाल नहीं चलने वाली। याद है आपको? खरंय, तुम्ही असं एकदा म्हणाला होतात. एकदा हे म्हणाला होतो आणि एकदा हे म्हणाला होतो त्यांनी प्रकृतीची काळजी घ्यायला. प्रकृतीची काळजी घ्यायची आणि राजनीतीमधून संन्यास घेऊन बारामतीला जाऊन लोकांची सेवा करायला पाहिजे हे सांगितलं होता। आणि आता मी जो सांगतो ते ऐकून घ्या, सुन के ले लीजिए। पवार साहब की कुंडली में इस वक्त बुध की महादशा चल रही है। 19 से लेकर 36 तक उनको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। महाराष्ट्र के दौरे करूंगा मैं, महाराष्ट्र में ये करूंगा। महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय नेता पवार साहब, मैं आपको सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं, मगर कहते हैं ना कि समय और उम्र
इसको देखकर आपके जीवन में आपको आगे बढ़ना चाहिए। मुझे कहीं नहीं लगता कि शरद पवार और अजीत पवार इमीडिएटली इकट्ठे होंगे। अगर होंगे तो अगस्त के बाद कहीं ना कहीं सुप्रिया जो है अपने चाचा के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। पवार साहब हो सकता है अगले साल राजनीति से संन्यास ले लें। एक बात ध्यान रखिए। और दूसरा सवाल क्या किया था आपने इन दोनों के बारे में? अजीत पवार अजीत पवार की कुंडली में तो आगे आने वाले दिनों में महाराज मुख्यमंत्री बनने के योग बनेंगे। क्या बात कर रहे हो, उसकी भी कुंभ राशि है। काही लोक तर असं म्हणतात की ते आयुष्यभर उपमुख्यमंत्री राहणार आहेत. और बाकी जो आपने यहाँ तक बोला ना कि शरद पवार कोई नया खेला खेल सकते हैं, 40-45 सीटें इनकी है, 50 सीटें शिंदे की है, वो सब मैंने आज भी बोलता हूँ। और ये बात मैंने बार बार बोली कि अभी पवार साहब की चाल जो है वो नहीं चलने वाली। नाही नाही, मला कुंडलीच्या आधारात सांगा. ये तुम्ही कुंडलीचे आधारला आजारावर वगैरे पवारांना आजार वगैरे काही नाहीये. दादा, पवार हे आजही महाराष्ट्रातले असे नेते आहेत की ज्यांनी सर्वात जास्त महाराष्ट्र या निवडणुकीसाठी पण पालथा घातलाय. मैंने कहा बोला आपको कि बीमार की बात कर रहा हूँ। एक समय होता है जब आदमी को विश्राम करना चाहिए। वो कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, मगर वो कोशिश विफल होती हुई दिखाई देती है। ती का विफल होते हे मला विचारायचं. बुद्ध की महादशा चल रही है ना सर। 2026 से ममता बनर्जी की बुद्ध की महादशा शुरू होगी। आप ममता जी का हाल देखिए क्या होता है। यही बुद्ध की महादशा में 2020 में मैंने बोला था कि अभी उनकी बुद्ध की महादशा चल रही है। उनकी चाल जो है आगे आने वाले दिनों में नहीं चलने वाली। और दूसरी बात, आप दर्शकों याद करो मैंने क्या बोला था। राजेश कोचरेकर साहब ने एकनाथ शिंदे के बारे में मुझे जब प्रश्न किया था तो मैंने क्या बोला था कि ये दाढ़ी वाले को हलके में मत लो. हल्के में मत लीजिए। ये अपने गुरु के पुत्र उद्धव ठाकरे की प्लेट से 2 लड्डू उठा कर ले गया। तो वे गलती किसकी है उसको छोड़ दो। एक धनुषवान और एक शिवसेना, उसको आप हल्के में मत लीजिए। आज भी मैं बोलता हूं महाराष्ट्र की जनता को और सारे नेताओं को, एकनाथ शिंदे को हल्के में मत लीजिए। उसकी कुंडली में राहु की महादशा लगी हुई है। राहु की महादशा का मतलब होता है पराक्रम, कूटनीति, कौशल्य नीति, कौटल्य नीति, चाणक्य नीति। आदमी पढ़ा लिखा कितना है उसका छोड़ दो, पर ये नीतियां जो है आज एकनाथ ने आपके समक्ष करके दिखा दिया। सोचा नहीं था लोगों ने, लोग गद्दार बोल रहे थे, मगर एक बात का मैं उसका पीठ थपथपाऊंगा, उसने शिवसेना को शिवसेना रखा। अजित उसने- पवार नहीं, अजित पवार शरद पवार, नहीं नहीं, अजीत पवार की बात कर रहा हूँ मैं अभी। मैं अभी एकनाथ शिंदे एकनाथ जी। की बात कर रहा हूँ। एकनाथ ने अपने गुरु की बेटे की प्लेट से जो उठाया, तो एकनाथ ने शिवसेना को शिवसेना रखा। धनुषवान, मुझे आज भी याद है 25 साल पहले एकनाथ को मैं मिला, जब लोगों ने बोला था ये छोड़ने वाला, एकनाथ ने मुझे बोला भगवा में लिपट कर ही मेरी मृत्यु होगी। उसने अपना संकल्प छोड़ा नहीं और शिवसेना को इतना सुदृढ़ किया, ये आप भी जानते और मैं भी जानता हूँ। उस धनुषवान को और उनके गुरु, क्या नाम था उनका गुरु, आनंद दिघे। आनंद दिघे साहब को और उनके गुरु बाला साहब ठाकरे के नाम को पूरा आसमान पर पहुंचा दिया। आज भी शिवसेना शिवसेना ही है। वो एकनाथ के पास है, एक उद्धव के पास है, तो उसमें फर्क आप देख लीजिए, मुझे देखने की जरूरत नहीं है। अजीत पवार की बात करें तो अजीत पवार की कुंडली बड़ी बढ़िया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देंगे वो वापस उप मुख्यमंत्री बनकर, क्योंकि गिनीज बुक में आ जाएगा 5 या 6 बार उप मुख्यमंत्री कौन हुआ है? कौन हुआ है? अजीत पवार। क्या जिंदगी भर वही उप मुख्यमंत्री रहेंगे? 22/7/1959 इनकी कुंडली, बरोबर आपने सही है, कुंभ राशि है इनकी सर। कुंभ राशि इस वक्त इनकी कुंडली में जो दशा चल रही है बुद्ध की 2013 से 2030 तक है, बुद्धिमता से। देखिए, अगर एकनाथ शिंदे ने शिवसेना छोड़ी तो वो सफल हुए, अजीत पवार ने एनसीपी छोड़ी तो वो भी सफल हुआ। कोई ना कोई तो कमियां रही होंगी उन दोनों में, जिनको छोड़कर वो अपने आप आगे आए। शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे हो, कोई ना कोई कमियां तो रही होंगी। क्यों नहीं मना पाए उनको वो, और क्यों ये लोग सफल हुए, क्यों लोगों ने इनको सफलता दी? कारण बड़ा साफ है, अनुशासन, कार्यकुशलता, क्रियाशीलता और लोगों की सेवा। ये एकनाथ में भी है और अजीत पवार में भी है। अजीत पवार को रात को 12 बजे फोन करो तो उठाकर बोलेगा क्या काम है गुरुजी बोलो। एकनाथ भी फोन उठाता। इसलिए
अजीत पवार डेफिनेटली अपने अब तो नहीं मिलेंगे ना, अब तो शरद पवार के साथ नहीं मिलेंगे। हाँ, सुप्रिया को हमेशा साथ देंगे। आई नो हिज नेचर। सुप्रिया के साथ में आगे बढ़ेंगे। हे आहेत पंडित राजकुमार शर्मा. त्यांनी आता जी शेवटची ओळ आपल्या बरोबर बोलताना सांगितलं की अर्ध्याधिक कुटुंब हे अजित पवारांबरोबर येईल, त्याची जी काही झलक ही आज आपण पाहिलेली आहे. आणि ती बघताना एक गोष्ट स्पष्ट दिसली आहे की अजित पवारांसमोर रोहित पवार हे काहीसे झुकलेले होते, ओणवलेले होते. त्यांना नमस्कार करताना ते दिसत होते. आणि त्यावर अजित पवार असं म्हणाले की जर मी तुझ्या कर्जत जामखेडमध्ये सभा घेतली असती तर काय झालं असतं. याच्यावरून पंडित राजकुमार शर्मा यांच्या कुंडलीचं जे काही आकलन आहे, मग ते देवेंद्र फडणवीस असो किंवा एकनाथ शिंदे असो, श्रीकांत शिंदे असो किंवा आदित्य ठाकरे असो, या सगळ्या प्रमुख नेत्यांबद्दल त्यांनी आपलं स्पष्ट कुंडली वाचन आणि या संदर्भातलं जे काही जो अभ्यास आहे तो आपल्या समोर मांडलेला आहे. त्यांनी जी मतं व्यक्त केलेली आहेत त्या मतांशी ते स्वतः ठाम आहेत, कारण त्यांचा अभ्यास ठाम आहे. या सगळ्या मतांच्या बाबतीत टाइम महाराष्ट्र जे आहे ते याचा पुरस्कार करत नाहीये. पण शेवटी आज हे जे सगळे राजकीय नेते आहेत, पंतप्रधानांपासून ते मुख्यमंत्र्यांपर्यंत आणि एका साध्या आमदारापासून ते राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यापर्यंत सगळेच जण कुंडलीच्या आधारांवर आणि मुहूर्ताच्या आधारावर आपली वाटचाल करत असतात. आणि त्यामुळेच हा संपूर्ण शो आपण पाहिला असेल, त्यातले मुद्दे जे आपल्याला आवडले ते आणि जे नाही आवडले ते हे आपण आम्हाला कळवा. पंडित राजकुमार शर्मा यांनी हा जो वेळात वेळ काढून आपल्या बरोबर या सगळ्या गोष्टी आपल्याला सांगितल्या, त्याबरोबर पंडितजी आपल्याला खूप खूप धन्यवाद. महाराष्ट्राच्या राजकारणातल्या अशाच काही महत्वाच्या गोष्टी आपल्याला सतत टाइम महाराष्ट्रावर मिळत राहतील. आणि वेळोवेळी पंडित राजकुमार शर्मा यांना नेमकं ग्रहांच्या आधारे आणि कुंडलीच्या आधारे महाराष्ट्राच्या राजकारणाबद्दल आणि राजकीय नेत्यांबद्दल काय वाटतं हे देखील आम्ही आपल्याला कळवणार आहोत. हा संपूर्ण एपिसोड आपण पाहिला असेल आणि तो आपल्याला आवडला असेल तर तो लाईक करून शेअर करायला विसरू नका. मित्रहो, पंडित राजकुमार शर्मा यांच्यासाठी संपर्क साधण्याचा क्रमांक हा चॅनेलच्या खाली स्क्रोलिंग मध्ये जो क्रमांक येतो तो नाहीये. पंडितजींचा संपर्काचा क्रमांक हा स्वतंत्र आहे, तो आम्ही आपल्याला दाखवणार आहोत. तो क्रमांक जो आहे त्याच्यावर आपण कार्यालयीन वेळेमध्ये म्हणजे 11 ते 6 या वेळेमध्ये आपण संपर्क करू शकता. कारण आमच्या चॅनेलच्या नंबरवर आपण फोन करून काही होणार नाहीये. पंडितजींचा क्रमांक स्वतंत्र आहे. पंडितजी पुन्हा एकदा आपल्याला खूप खूप धन्यवाद. To end this episode, I must tell you, Shrikant will be a hero in next 6 years. हे पंडितजींचं या संदर्भातलं आकलन आहे आणि आपण त्याचा आदर करूया. हा संपूर्ण एपिसोड आपल्याला कसा वाटला आपण आम्हाला जरूर कळवा. नमस्कार, धन्यवाद.